नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका विजय एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। मैं कल की क्लास में जो बात हुई उससे आगे की बात को जारी रखूंगा। हम लोग बात कर रहे थे स्वरों के संबंध में। स्वर के संबंध में हम लोग बात कर रहे थे। स्वर क्या है, स्वर की तमाम विशेषताएं और उसके संबंध में जितनी बातें हो सकती है वो विस्तार पूर्वक मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दी। फिर हम लोग बात कर रहे थे स्वरों के वर्गीकरण की, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने 5 नंबर लगा रखा है। स्वरों का 4 प्रकार का वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा यानी उच्चारण काल के आधार पर, औष्ठाकृति के आधार पर और जीवा की स्थिति के आधार पर। वो चारों विभाजन हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं पिछली कक्षा में। मैं आगे की बात को शुरू करना चाहूंगा। स्वरों के वर्गीकरण की बात करें, उसका जो 5वां जो आधार है वो है मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर चलिए दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग मुखाकृति के आधार पर। मुख धन आकृति, मुख की आकृति। जब हम लोग स्वरों का उच्चारण करते हैं, हमारे मुख की आकृति किस प्रकार हो जाती है, या मुख की आकृति से आशय यह है कि मुख कितना खुलता है। मैं परसों चर्चा कर रहा था कि कई स्वरों का जब आप उच्चारण करते हैं तब मुंह बहुत ज्यादा खुलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं आ में मुंह पूरा खुलता है, जबकि हम लोग बोलते हैं ई, मुंह कम खुलता है। तो कौन से स्वर के उच्चारण में मुख की आकृति किस प्रकार होगी, मुख कितना खुलेगा, उसके आधार पर हम लोग इसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 भागों के नाम याद रखने हैं और इस बात को ठीक से समझना है। मैं एक बात और बता देना चाहूंगा कि हम लोग वर्ण विचार की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं आप सारे विद्यार्थी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिलेबस की चिंता नहीं करें। मैं वर्ण विचार की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वर्ण विचार को समझे बिना, वर्ण जो है वो किसी भी भाषा का आधार होता है। जब तक हमारे वर्ण ठीक से समझ में नहीं आएंगे, आपको संधि समझ में नहीं आएगी, संधि समझ में नहीं आएगी तो समास समझ में नहीं आएगा, उपसर्ग समझ में नहीं आएगा, वर्तनी शुद्धि समझ में नहीं आएगी। मैं इसलिए वर्ण पर पूरा जोर दे रहा हूं कि वर्णमाला अगर आपके ठीक से समझ में आ गई तो अन्य सारे जो टॉपिक हैं वो समझने में आपको आसानी रहेगी, वरना कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए सीधा मैं अगर संधि समास उपसर्ग पे चलूंगा तो समस्या आएगी। इसलिए वर्ण विचार में मैं पूरा विस्तृत तरीके से आपको समझा रहा हूं, उसको ठीक से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर? मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति का मतलब मुख किस आकार में रहता है, मुख कितना खुलता है, कम खुलता है, ज्यादा खुलता है, इसके आधार पर इसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। 4 भाग कौन से? नाम याद करने पहले तो। एक है संवृत्त, दूसरा है अर्ध संवृत्त, संवृत्त, अर्ध संवृत्त, तीसरा है विवृत्त और चौथा है अर्ध विवृत्त। संवृत्त, अर्ध संवृत्त, विवृत्त और अर्ध विवृत्त। अर्थ समझना, संवृत्त का मतलब होता है बंद, संवृत्त का मतलब क्या होता है? बंद। और विवृत्त का मतलब होता है खुला। हालांकि मैं एक चीज और बता देता हूं कि किसी भी स्वर का या व्यंजन का आप उच्चारण करेंगे तो मुंह पूरी तरह बंद नहीं रहेगा। पूरी तरह बंद रख के तो आप किसी वर्ण का उच्चारण कर ही नहीं सकते। अब मेरा मुंह बंद है, यदि उच्चारण करना है तो मुंह खुलेगा। अब कम खुलेगा या ज्यादा खुलेगा वो अलग बात है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं जानकारी के लिए कि संवृत्त का अर्थ तो बंद होता है लेकिन मुंह पूरी तरह बंद नहीं होता। इसलिए मैंने एक बात लिखी है, इसमें मुंह है वो सबसे कम खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह बंद रहता है लेकिन मुंह पूरी तरह बंद नहीं रहता, इस बात को आप यूं समझें कि मुंह है वो सबसे कम आकार में खुलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संवृत्त कहते हैं। फिर आता है अर्ध संवृत्त। अर्ध संवृत्त का मतलब होता है आधा बंद। अर्ध का मतलब आधा और संवृत्त का मतलब बंद। आधा बंद, आधा बंद से आशय यह है कि संवृत्त से थोड़ा अधिक खुलता है।
संवृत्त में कम, सबसे कम खुलता है और तुलनात्मक रूप से उससे थोड़ा सा अधिक खुलता है किसमें? अर्ध संवृत्त में। और उसके बाद आता है विवृत्त। संवृत्त और विवृत्त, इन दोनों को समझ लेना। संवृत्त का मतलब होता है बंद और विवृत्त का मतलब होता है खुला। अब खुले की कोई सीमा नहीं है, दो बातें बता रहा हूं। संवृत्त का मतलब सबसे कम खुलता है और विवृत्त का मतलब सबसे अधिक खुलता है। सबसे अधिक किसमें खुलता है? विवृत्त में। और सबसे कम किसमें खुलता है? संवृत्त में। और बाकी जो दो स्थितियां हैं वो इनके बीच की स्थिति है। अर्ध संवृत्त का मतलब संवृत्त से थोड़ा सा अधिक खुलता है और अर्ध विवृत्त का मतलब होता है आधा खुला। दो बात समझना, अर्ध संवृत्त का मतलब होता है आधा बंद और अर्ध विवृत्त का मतलब होता है आधा खुला। अब आप दोस्तों एक बात पर विचार करिए, मैं किसी चीज को आधा खुला और आधा बंद जब कह रहा हूं, इन दोनों का अर्थ एक ही है या अलग है? इन दोनों का अर्थ एक ही है। कोई चीज, किसी में पानी भरा हुआ, मान लीजिए किसी बोतल में, उसको हम लोग दो तरह से कह सकते हैं कि ये बोतल आधी भरी हुई है, या ये कह सकते हैं कि आधी खाली है। आधी खाली है और आधी भरी हुई है, इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो यहां भी दोस्तों वही बात है कि अर्ध संवृत्त का मतलब आधा बंद और अर्ध विवृत्त का मतलब आधा खुला, और आधा खुला और आधा बंद का भाव तो एक ही होता है। फिर भी इन दोनों में अंतर यह है, मैं एक बात बता दूं कि अर्ध विवृत्त का मतलब क्या होता है? विवृत्त से कम। विवृत्त में सर्वाधिक खुलता है तो विवृत्त से तो कम, लेकिन अर्ध संवृत्त से अधिक। मैं एक बात बताऊं, इसको वरीयता क्रम में कर देता हूं। दो प्रकार के क्रम हो सकते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि मुखाकृति के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना हो, यानी सबसे कम से सबसे अधिक की ओर या सबसे अधिक से सबसे कम की ओर बढ़ना हो। तो इस बात को यूं समझना, यदि हम लोग अवरोही क्रम में चलेंगे तो अवरोही क्रम में सबसे कम खुलता है इसमें नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। जान देना, नंबर 1 पे हमेशा कौन रहेगा? संवृत्त रहेगा। और नंबर 4 पे कौन रहेगा? विवृत्त रहेगा। कौन से क्रम में लिखेंगे तो? अवरोही, सॉरी माफी चाहूंगा, आरोही क्रम में लिखेंगे तो। और अवरोही क्रम में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, विवृत्त 1 नंबर पे आ जाएगा और संवृत्त लास्ट पे आ जाएगा। ध्यान देना, संवृत्त और विवृत्त ये दोनों चाहे आरोही क्रम में लिखें चाहे अवरोही क्रम में लिखें, फर्स्ट और लास्ट रूप में रहेंगे, और ये जो दोनों हैं इन दोनों के बीच में रहेंगे। तो अगर आरोही क्रम में देखें, सबसे कम किसमें खुलता है? संवृत्त। उसके बाद उससे अधिक किसमें खुलता है? अर्ध संवृत्त। और उससे अधिक किसमें खुलता है? अर्ध विवृत्त। और सबसे अधिक किसमें खुलता है? विवृत्त। तो संवृत्त, अर्ध संवृत्त, अर्ध विवृत्त और विवृत्त, ये इसका आरोही क्रम है। और अवरोही में करेंगे तो नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? विवृत्त। उसके बाद कौन आएगा? अर्ध विवृत्त। उसके बाद कौन आएगा? अर्ध संवृत्त। और लास्ट में कौन आएगा? संवृत्त। तो एक तो इन चारों शब्दों का अर्थ, और ठीक से इस बात को समझ लेना, सबसे कम खुला संवृत्त, संवृत्त से थोड़ा सा अधिक खुला अर्ध संवृत्त, उससे थोड़ा अधिक खुला तो अर्ध विवृत्त, और सबसे अधिक खुला विवृत्त। मैं समझता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक तो इसको याद करिए आप लोग। मैं कल जब अग्र, पश्च और मध्य स्वर की बात कर रहा था, जिह्वा की स्थिति के आधार पर मैंने कहा था मध्य स्वर एकमात्र कौन सा था? अ था। वहां भी मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जहां एक होता है वो अधिक इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में प्रश्न पूछने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो एकमात्र स्वर है आ, जो किस में आता है? विवृत्त स्वर में आता है। परीक्षा में प्रश्न आता है विवृत्त स्वर कौन सा है, तो एक ही है, वो कौन सा है? आ। और दूसरी बात कह देता हूं, आ के उच्चारण में मुंह सर्वाधिक खुलता है। इसको हम लोग यूं भी समझ सकते हैं, हम लोग कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करता है, डॉक्टर आपको यह कहता है कि आ करो, आ, आपको मुंह खोलने के लिए कहता है, तो क्या बोलता है? आ करो। कभी किसी को यह नहीं कहा कि ई करो, कभी किसी को यह नहीं कहा कि ऊ करो। ई और ऊ करने के लिए क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसमें मुंह कम खुलता है। आ करने को क्यों कहा? क्योंकि आ में सर्वाधिक मुंह खुलता है, फिर वो अपने आप के मुंह के अंदर जांच करता है। तो इस बात से आप लोग उदाहरण से याद रखते हैं कि आ में सर्वाधिक मुंह खुलता है, और आ एकमात्र स्वर है जो क्या है? विवृत्त की श्रेणी में आता है। उसके बाद आते हैं हम लोग संवृत्त में। इनको थोड़ा आप बोल के भी अभ्यास कर सकते हो, मैं रटने को नहीं कह रहा हूं। एक तो ये रट लेना, कोई दिक्कत नहीं, आ ये तो हो ही गया, लेकिन बाकी वालों में ई, ई, उ, ई, ई, उ, इन चारों की अगर बात करेंगे, और री,
इनके अंदर सबसे कम खुलता है। तो ये जो 5 हैं ये क्या है, संवृत है, इनमें सबसे कम खुलता है। और आ है उसमें सबसे अधिक खुलता है, सबसे अधिक आ, सबसे कम ई ऊ और री। और अर्ध संवृत में कौन सा हो जाएगा, ये 2 हैं, ए और ओ। और अर्ध विवृत को आप याद मत करो, मैंने पहले भी कहा था कि जहां 2 विकल्प हो वहां आप 1 याद कर लो, जहां 3 हो वहां 2 याद कर लो, और जहां 4 हो वहां 3 याद कर लो। तो चूंकि यहां 4 विकल्प हैं, इसको तो आप भूल जाइए, ये तो आपको याद रह ही जाएगा। डॉक्टर वाली बात याद रखना, डॉक्टर आ बोलने के लिए क्यों कहता है, क्योंकि उसमें मुंह सर्वाधिक खुलता है। और उसके बाद समृत में आप बोल के देख लीजिए, घर बैठ के अभ्यास करिए, ई ऊ और री, इनके अंदर सबसे कम खुलता है, और उससे अधिक किसमें खुलता है, ए और ओ में। और लास्ट में जो बचते हैं अ ऐ औ और ओ, मैं सारे स्वरों को शामिल कर रहा हूं। कई लोगों को कंफ्यूज हो सकता है, कुछ किताबें आपको ऐसा कह सकती है जिसमें जब स्वरों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो वो री को क्या कर देते हैं, री को हटा देते हैं, वहां री की बात ही नहीं करते। और कुछ ऐसे हैं जो ओ की बात नहीं कर रहे। मैं फिर कह देता हूं कि भले ही री की आप स्वरों में गिनती करो या ना करो, लेकिन जब वर्गीकरण की बात आएगी तो री की बात होगी। इसलिए होगी क्योंकि री का प्रयोग भाषा में होता है, और जब तक इसका प्रयोग होता रहेगा तब तक इसकी बात होती रहेगी। परीक्षा में प्रश्न री से संबंधित भी आ सकता है और ओ से संबंधित भी आ सकता है। इसलिए हम तो इन 12 स्वर जो हैं, चाहे उसको गृहीत मान लो, चाहे शुद्ध स्वर मानो या ना मानो, लेकिन वर्गीकरण में इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। तो यह है मुखाकृति के आधार पर वर्गीकरण 4 भागों में। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद कर लेना, उसके बाद सबसे कम वाले याद कर लेना, फिर ए और ओ अर्ध संवृत में याद कर लेना, और पीछे जो बचते हैं वो अर्ध विवृत में याद कर लेना। हालांकि इसका पैमाना मापना थोड़ा मुश्किल है, कई चीजें थी ना, अग्र पश्च मध्य लघु और जो ह्रस्व दीर्घ वो थे ना, उनमें थोड़ा मामला आसान था, यहाँ थोड़ी बात जटिल है। फिर भी इसको आप लोग शांत चित्त से बैठ करके अपने मस्तिष्क में बिठाने की कोशिश करें। बात करता हूं, अगले टॉपिक पे आता हूं। अगले टॉपिक में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगला जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, उच्चारण स्थान के आधार पर। मैं 2 बातें बता रहा हूं। पिछली कक्षा में हमने बात की थी उच्चारण काल की। उच्चारण काल अलग बात है और उच्चारण स्थान अलग बात है। उच्चारण काल का मतलब है किसी स्वर का उच्चारण करने में लगने वाला समय, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मात्रा और उच्चारण काल वो दोनों एक ही है, वो अलग बात है। और यहां बात कर रहे हैं हम लोग उच्चारण स्थान, यानी किसी स्वर का उच्चारण किस जगह से होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे मुख के अंदर कौन कौन से उच्चारण स्थल हैं। काकल्य है, काकल्य, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इसके अलावा नासिका, इन सब का उपयोग होता है, जीभ, इन सब का उपयोग होता है। लेकिन मुख के अंदर अगर बात करेंगे तो काकल्य, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन तमाम चीजों की बातें हम लोग व्यंजनों के वर्गीकरण में भी करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग स्वरों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, इस बात को भी आपको याद करना है। हालांकि इस बात को मैं पुनः व्यंजनों के वर्गीकरण करूंगा तब भी ये बात बताऊंगा, लेकिन एक बार आप सुन लीजिए इस बात को। एक है, पहला है कंठ, इसको आप क्रम से याद कर लगते हो। सबसे पहले क्या आता है, कंठ, उसके बाद क्या आता है, तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, और फिर क्या आ जाते हैं, ओष्ठ। और ओष्ठ से आगे हम लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर कोई हमारा ऐसा मुखावयव नहीं है जिसका उच्चारण में कोई योगदान हो। तो पहला है कंठे। कंठे में कौन सा है, क्रम से याद कर लो, अ आ, शुरुआत से याद कर लो। पहला उच्चारण स्थान कौन सा, कंठ। और एक चीज मैंने विकल्प लिखी है, कोमल तालव्य। कुछ विद्वान जो हैं वो इसका उच्चारण स्थान है वो कोमल तालव्य भी मानते हैं। मैं बता दूं, क वर्ग जो पूरा है व्यंजनों में वो कंठे माना जाता है, लेकिन आजकल कुछ विद्वान वहां कोमल तालव्य का प्रयोग भी करते हैं। आपको दोनों बातें याद रखनी है। परीक्षा में जब उच्चारण स्थान का प्रश्न आता है तो कोमल तालव्य को और कंठे को आपको एक ही मान के चलना है, और दोनों विकल्प दिए नहीं जाएंगे। यदि दिए जाए तो लोग अलग अलग बात कहते हैं वैसे तो, फिर भी आपको आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार आप कोमल तालव्य भी इसको कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको कंठे याद कर लीजिए। कौन से, अ और आ। उसके बाद स्वर कौन से आते हैं, ई और ई। ध्यान देना, कंठ के बाद उच्चारण स्थान कौन सा आता है, कंठ से ऊपर आते ही तालु। तालु तो तालव्य हो गए कौन से, ई और ई। तालु के बाद कौन आता है, मूर्धा। कंठ, तालु, मूर्धा। मूर्धा में एकमात्र कौन सा है,
री, तो री मूर्धन्य स्वर है। इसके बाद आता है ओष्ठ, दंत्य में नहीं है, दंत्य कोई स्वर नहीं है, दंत्य कोई स्वर नहीं है। एक बात याद रखना, किसी भी स्वर का उच्चारण दंत्य नहीं है, दंत से नहीं होता किसी का। फिर ओष्ठ है, ऊ और ऊ को याद ऐसे कर लेंगे, जब हम लोग बात कर रहे थे कल ओष्ठों की आकृति के आधार पर, तो ऊ, ओ, औ ये सभी क्या थे? वृत्ताकार थे, वृत्तामुखी थे, वर्तुलित थे। इसलिए ऊ को इस आधार पर याद कर सकते हो कि ऊ के उच्चारण में आपके होठों का जो आकार है वो वृत्ताकार हो जाता है, इसलिए इनको हम लोग क्या कह देंगे? ओष्ठ है। तो पहली पंक्ति अ आ कंठ, ई तालव्य, री मूर्धन्य, ऊ ओष्ठ है। और उसके बाद ये चार जो बचते हैं इसको ठीक से याद करना, ए आई ओ और औ। इनका क्या कहता है? इनको तालु कंठे। मैंने तालु कंठे इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों के उच्चारण में तालु और कंठ दोनों का प्रयोग होता है। अक्सर इसका विश्लेषण हम लोग करते हैं ना ए का, तो क्या बनता है? अधन ई, अधन ई मिला के क्या बनता है? ए बनता है। और अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो इस आधार पे समझ सकते हो आप लोग, याद नहीं रहे तो, कि ए का वर्गीकरण क्या होता है? अधन ई, अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का तालु। तो दो मिल गए, कौन कौन हो गए? कंठ तालु। तो इसको हम लोग दो तरह से कह सकते हैं कि तालु कंठे कह सकते हैं या कंठ तालव्य भी कह सकते हैं। तालु कंठे या कंठ तालव्य दोनों एक ही बात है। कंठ और तालु दोनों आ रहे हैं, उसमें कौन से हैं? ए आई। और लास्ट है ओष्ठ कंठे या कंठोष्ठ्य, जिसमें कंठ और ओष्ठ इन दोनों का प्रयोग होता है। इस बात को यूं समझ सकते हैं, अगर आप ओ के वर्गीकरण की बात करें तो संधि के अनुसार सामान्यतः अ का वर्गीकरण, हालांकि संधि का पूरा नियम नहीं बात कर रहा हूं, सामान्य वे में अ धन उ मिलकर के क्या होता है? ओ बनता है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उ का क्या है? ओष्ठ है। तो क्या क्या मिला? कंठ और ओष्ठ क्या बन गया? कंठोष्ठ्य। इसको कंठोष्ठ्य भी कह सकते हैं या ओष्ठ कंठे भी कह सकते हैं। कौन कौन? ओ औ। मुझे लगता है इसको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप लोग दिमाग में बैठाओ, एक फॉर्मूला बनाओ इसका। आप यदि या तो आप उच्चारण का अभ्यास करो, यदि वो नहीं कर सकते हो तो कोई फॉर्मूला बना के दिमाग में सेट करना पड़ेगा आपको। फिर बता रहा हूं, पहले क्या आता है? कंठ। तो कंठ में कौन आ गए? अ आ। उसके बाद क्या आता है? तालु। तालु में कौन आ गए? ई और ई। उसके बाद कौन आता है? मूर्धा। उसमें कौन आ गया? री। और ऊ ये क्या आ गए? ओष्ठ। और बाकी जो ए आई ओ औ जो चार हैं, इसमें दो स्थान लिखे हैं। ए आई में है तालु कंठे या कंठ तालु, कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु का प्रयोग होता है, जबकि ओ और औ में कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है। यदि याद नहीं रहे तो ये उच्चारण याद रखना कि अ का उच्चारण, ए का वर्गीकरण क्या होता है? विश्लेषण अ धन ई। हम जानते हैं अ का कंठ है और ई का तालु है, तो क्या हो गया? कंठ तालु दोनों हो गए। और ओ की बात करें तो अ धन उ होता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का ओष्ठ, तो दो कौन कौन हो गए? कंठ और ओष्ठ। यह है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कोई प्रॉब्लम? अब प्रॉब्लम की बात है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आपके कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कैसे कहोगे? मैं आपकी सुविधा के लिए एक बात कह देना चाहूंगा कि यहां तो एक तरफा वार्तालाप हो रहा है, मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, फिर भी आपके दिमाग में कुछ सवाल पैदा हो सकते हैं, और सवाल पैदा होंगे, जो पढ़ेगा उसके सवाल पैदा होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए एक बात कह देता हूं, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 9982297808 9982297808। इस नंबर को नोट कर लेना, अगर आवश्यकता महसूस करो तो 9982297808 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एक निवेदन और कर रहा हूं कि कोई कॉल नहीं करेगा, कॉल पर किसी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। यदि आपको जरूरत हो तो आप क्या कर लेना? व्हाट्सएप पर कर लेना। व्हाट्सएप पर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, मेरी बात से संबंधित कोई शंका हो, तो व्हाट्सएप पर लिख करके आप भेज सकते हैं। उसका समय मिलने पर मैं जवाब दे दूंगा। जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी, मैं फ्री होऊंगा तो व्हाट्सएप चेक करूंगा, तो आपके प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर से निवेदन कर रहा हूं कि कॉल करके कोई सवाल नहीं पूछेगा, कॉल पर किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकेगा। व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्या पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चलता हूं अगली बात के लिए। अगला है एक और
प्रकृति के आधार पर। यह बहुत महत्वपूर्ण फंडा है। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर चल रहा हूं, जो समस्या आपकी नहीं, मेरी नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों की है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कह रहा हूं हिंदी के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर अभी तक सब लोग एक राय नहीं हो सके, और उनमें एक मुद्दे की बात आज भी मैं करने वाला हूं। आपकी बहुत सारी शंकाएं दूर होने वाली है। मैं बात एलडीसी की नहीं कर रहा हूं। आप हिंदी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे तो मैं जो बातें बता रहा हूं ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। तो सुनिएगा बात को। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। प्रकृति का मतलब स्वभाव। तो प्रकृति के आधार पर स्वरों का दो भागों में वर्गीकरण किया गया है। कोई परीक्षा में प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण पूछे या नहीं पूछे कोई विषय नहीं है, लेकिन मुद्दा क्या है उस बात को समझना। मैंने दो बातें लिखी है। एक लिखा मैंने अनुनासिक। एक चीज और बता देता हूं, जब हम लोग किसी स्वर, व्यंजन, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वायु जो बाहर निकलती है हमारी फेफड़ों से उठने वाली, वो दो जगह से निकलती है, या तो मुंह से और या फिर नासिका से। नासिका मींस नाक से। या तो मुंह से हवा बाहर निकलती है या फिर नाक से बाहर निकलती है। तो इस आधार पर एक तो है अनुनासिक। इस मुद्दे को ठीक से समझना। मैं दोस्तों फिर याद दिला रहा हूं आपको, यदि गफलत में सुना तो बात समझ में नहीं आएगी, दिमाग में कई सारी शंकाएं रह जाएगी। ये टॉपिक पूरा होने तक आपकी सारी शंकाएं ठीक हो जानी चाहिए। तो एक तो है अनुनासिक और दूसरा है निर्नुनासिक। इनके मैंने दो दो नाम लिखे हैं। एक लिखा है सानुनासिक। अनुनासिक और सानुनासिक में क्या है? सानुनासिक मतलब क्या हुआ? स धन अनुनासिक। स क्या है? स उपसर्ग है। स का अर्थ होता है क्या? सहित। तो इसका अर्थ क्या मिल गया? सानुनासिक का मतलब हुआ अनुनासिक सहित। तो चाहे सानुनासिक कह दें और चाहे अनुनासिक कह दें। मैं दो दो शब्द इसलिए बता रहा हूं कि परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो इनमें से किसी भी शब्द का उपयोग में लिया जा सकता है। हम लोगों ने एक पढ़ लिया अनुनासिक, वहां आ गया सानुनासिक, बस हमारे प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि सानुनासिक तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो जानकारी के लिए ध्यान रखें कि सानुनासिक और अनुनासिक ये दोनों एक ही बात है। और इधर दो नाम लिखे मैंने, निर्नुनासिक और अनुनासिक। ध्यान देना, मूल शब्द क्या है? अनुनासिक। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निर। कौन सा लगा हुआ है? निर। और उस अनुनासिक में क्या लगा हुआ है? अन। इन दोनों का अर्थ है ना वो निषेध होता है। निषेध या नहीं, नहीं का अर्थ देता है। वो किसका अर्थ देता है? स का मतलब होता है सहित, जबकि अन और निर ये दोनों जो उपसर्ग हैं ये नहीं का अर्थ बताते हैं। इसलिए जहां पर अनुनासिक का प्रयोग नहीं हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? निर्नुनासिक या अनुनासिक। निर्धन अनुनासिक और अनधन अनुनासिक। मैं फिर जोर देके कह रहा हूं, जिसको हिंदी व्याकरण ठीक से पढ़नी है उसको हर शब्द का विश्लेषण करना आना चाहिए। विश्लेषण का अर्थ होता है ऑपरेशन। हर शब्द का आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने का मतलब है कि उस शब्द का पूरा खोलना पड़ेगा उसको। उसके जितने छोटे खंड और टुकड़े हो सकते हैं वो आपको करने आने चाहिए, तभी आपके व्याकरण के टॉपिक समझ में आएंगे, अन्यथा जानकारी अधूरी हो सकती है। तो प्रकृति के आधार पर दो वर्गीकरण हैं, एक अनुनासिक और दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक को निर्नुनासिक कह सकते हैं और अनुनासिक को सानुनासिक कह सकते हैं। ये दो शब्द पहले तो आपके क्लियर हो जाने चाहिए, फिर अगली बात करता हूं। अब देखिए बात क्या है। यहां मैंने एक कोष्टक में बात लिखी है मुख और नासिका, अर्थात अनुनासिक जो होते हैं उनका उच्चारण करने में मुख और नासिका दोनों का उपयोग होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार पूछते हैं कि उनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इस आधार पर भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, अनुनासिक का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है, जबकि निर्नुनासिक जो होते हैं उनका उच्चारण करते समय केवल किसका इस्तेमाल होता है? मुख का। याद रखना बात को, मुख किस में होता है? निर्नुनासिक या अनुनासिक में, जबकि अनुनासिक या सानुनासिक में क्या होता है? मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है। क्लियर? अगली बात, अब मैंने क्या लिखा, यहां देखो आप लोग अ से लेकर और मैंने औ तक लिखा, और यहां पर भी मैंने अ से लेकर औ तक लिखा। ये देवनागरी लिपि के अनुसार सामान्य रूप में लिखा है मैंने। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, औ सबको कह सकते हैं। इसमें आप इनके उच्चारण में आप देखोगे कि नाक का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। इन सब का उच्चारण केवल किससे हो रहा है?
मुख से हो रहा है। तो जिनका उच्चारण केवल मुख से हो रहा है वो सब क्या है? अनुनासिक है या निर्नुनासिक है। बात करते हैं अनुनासिक की। मैंने वही अ से लेकर औ लिखे हैं, लेकिन सबके ऊपर मैंने कोई न कोई चिन्ह लगा रखा है। पहले जानकारी के लिए बता दूं कि अनुनासिक का चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार होता है, और इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं चंद्र बिंदु। क्या कह सकते हैं? ध्यान देना बात पे। एक आधा चांद लगा के और एक बिंदु लगाते हैं, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में चंद्र बिंदु कहते हैं। और जो चंद्र बिंदु होता है वही क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो अनुनासिक कह दो चाहे चंद्र बिंदु कह दो, बात एक ही है। अब हुआ क्या, सुनना बात को। इसको हम पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे अंग। क्या पढ़ेंगे? अंग नहीं पढ़ेंगे, सॉरी। अंग तो ये होता है, ये होता है, ये अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार अलग बात है। इसको पढ़ेंगे आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। इन दोनों के उच्चारण में आप लोग क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? कि इनका उच्चारण किया तो केवल मुख से उच्चारण हो रहा है, नाक का कोई प्रयोग नहीं। जबकि इनका उच्चारण कर रहे हैं तो आप लोग मुख के साथ साथ नाक का प्रयोग भी हो रहा है। एक अलग प्रकार की ध्वनि आ रही है। मैं कह रहा हूं स्वर तो वही है, लेकिन इन पर अनुनासिक लगा हुआ है और इन पर अनुनासिक का प्रयोग नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या समझनी, ध्यान देना। इनको आप देखोगे तो दो प्रकार की बातें आ रही है। मैंने कहा अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं, और चंद्र बिंदु का निशान इस प्रकार का होता है। लेकिन कई स्वरों को आप लोग देख रहे हैं, जैसे आप इसको देखिए, जैसे आप लोग ना इसको देखिए, इसको देखिए, इन सबको देखिए आप लोग। इन पर चंद्र बिंदु आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इन पर क्या आ रहा है? बिंदु आ रहा है। मैं आगे बात करूंगा। वैसे मैंने कहा अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है दोस्तों? अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? केवल बिंदु होता है। शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगता है, और वो बिंदु है वो क्या है? अनुनासिक है। सामान्य परिभाषा यही है कि अनुस्वार का मतलब बिंदु और अनुनासिक का मतलब क्या? चंद्र बिंदु। लेकिन यहां मैं बात तो कर रहा हूं अनुनासिक की, और अनुनासिक का मतलब वहां लगना चाहिए क्या? चंद्र बिंदु। लेकिन फिर भी यहां कई वर्ण ऐसे लिखे पड़े दिख रहे हैं आपको जिनमें चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बिंदु लगा हुआ है। बस परेशानी यही पैदा होती है कि जहां बिंदु लगा हुआ होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? उसको हम लोग अनुस्वार मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्यों है, इस बात को समझना। मैं फिर कह रहा हूं कि मात्राएं जो लगती हैं, मात्राएं जो लगती हैं स्वरों की, वो दो प्रकार से लगती है। मात्रा किसी स्वर के, एक तो बताऊं अ की मात्रा। अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है, अ की तो कोई मात्रा होती नहीं है। मान लीजिए मैंने क लिखा, तो इस क में स्वतः अ की मात्रा है। और अगर हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं है। हलंत लगने का मतलब कोई मात्रा नहीं है, और हलंत नहीं है, कोई हलंत नहीं है, लेकिन कोई मात्रा भी नहीं है। तो इसमें मात्रा किसकी है मालूम है? अ की। आ की मात्रा कैसे लगती है? पीछे एक डंडा होता है। मात्राएं समझ लेना। ये किसकी है? छोटी ई की मात्रा है। ये बड़ी ई की मात्रा है। छोटी बड़ी वही है, मैंने लघु और गुरु या ह्रस्व और दीर्घ की जो बात की थी। हाँ, ये ऊ की मात्रा है, ये ऊ की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, और ये किसकी मात्रा है? ऐ की मात्रा है। डंडा लग के उसके ऊपर लगता है जो ओ की मात्रा है, और डंडा लग के उसके ऊपर जो दो मात्राएं लगती है वो किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है। एक री की मात्रा रह गई, री की मात्रा नीचे लगती है। इस प्रकार से मैं तीन प्रकार की मात्राएं बता रहा हूं। कुछ मात्राएं तो लगती है पहले या बाद में, आगे या बाद में। कईयों की लगती है कहां? नीचे। और कईयों की कहां लगती है? शिरोरेखा के ऊपर। शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 ऐसे स्वर हैं, ई ई ए ऐ ओ और औ। इनकी मात्राएं कहां लगती है? शिरोरेखा के ऊपर। और ऊ की कहां लगती है? नीचे। आ की कहां लगती है? पीछे। और अ की कोई मात्रा का चिन्ह अलग से नहीं लगता। यदि हलंत नहीं लगा हुआ है तो वहां अ की मात्रा होती है। ध्यान देना, जिन स्वरों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगती है वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको कि आ पे हमने लगाया ना, तो ये चंद्र बिंदु लग गया, कोई दिक्कत नहीं। इस पे लगाया तो लग गया, कोई दिक्कत नहीं। ये ऊ वाली होती है जैसे, तो इस पे ऊपर आप चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं जिनकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर नहीं है वहां पर आप क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु लगाएंगे। लेकिन जिनकी मात्रा ऊपर है, मान लीजिए ये ए की मात्रा है, इसके ऊपर हम लोग अगर इस प्रकार चंद्र बिंदु लगाएं तो ये ठीक नहीं लगता।
और व्यवहारिक रूप में हम इसका प्रयोग करते नहीं है। इसलिए जिन जिन की भी मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती है वहां पर हम लोग भले ही अनुनासिक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वह चंद्र बिंदु नहीं लिख करके क्या लिखते हैं, बिंदु लिखते हैं। लेकिन ध्यान रहे वो बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है, अनुनासिक का करता है, अनुस्वार का नहीं करता। मैं कह रहा हूं बड़ी कंफ्यूज करने वाली चीज है। अनुस्वार का मतलब बिंदु है, अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुनासिक का प्रयोग करते हुए भी हम चंद्र बिंदु की बजाय बिंदु लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब मात्रा जो होती है या वर्तनी जो उसकी होती है वो शिरोरेखा के कहां हो जाती है, ऊपर हो जाती है। इसलिए इन बिंदुओं को भी आप लोग क्या मान के चलोगे, अनुनासिक मान के चलोगे। मुझे लगता है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये समस्या है तो मैंने पीछे नंबर दिए हैं, वहां पर आप व्हाट्सएप पर अपनी समस्या बता सकते हैं। आपको यथासंभव जितना हो सकेगा उतना समाधान आपको मिलेगा। मैंने 3 उदाहरण लिखे हैं, देख लिया आप लोग। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे। एक तो पहली बात, इनका उच्चारण क्या करेंगे। कई लोग क्या करते हैं, आंख लिखते हैं ना, आंख। तो आंख को कई बार हम लोग इस प्रकार लिख देते हैं जो कि वर्तनी की दृष्टि से क्या है, गलत है। अनुस्वार और अनुनासिक में बहुत फर्क है। मैं इसके अगले पृष्ठ पर जब बात करूंगा तो अनुनासिक और अनुस्वार में दोनों में पूरा अंतर बताऊंगा, आपको कोई शंका नहीं रहेगी। फिलहाल आप इतना सुन लीजिए। इसको पढ़ते हैं क्या हम लोग, इसको पढ़ते हैं आंख। क्या पढ़ते हैं, आंख। यदि ऐसा लिखेंगे ना तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आंख। आंख, आंख नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसको, आंख। बहुत इजी पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है, ईंट। यदि इसको कोई पढ़ता है इंट, इंट, इंट नहीं होता, क्या होता है, ईंट। बिल्कुल सहज तरीके से इसको पढ़ना है। इसको कोई अगर ऊंट को कई बार हम लोग इस प्रकार लिख देते हैं, ये बिंदु लगा दिया, लिख दिया, क्या हो गया, गलत हो गया। मैं एक चीज कह रहा हूं, आज मैं जिसकी बात कर रहा हूं इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके क्लियर होने वाला है। कौन सा, कौन सा, वर्तनी शुद्धि। जब वर्तनी शुद्धि की बात करेंगे हम लोग, शब्द शुद्धि की बात करेंगे तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं कह रहा हूं कई बार पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है। हम लोगों ने कभी अनुनासिक और अनुस्वार में भेद नहीं किया। वहां छोटी छोटी बातें हो सकती है। हम लोग लंबे लंबे कठिन कठिन शब्द जो हैं उनको भले ही कितना भी याद कर लें, लेकिन छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता। फिर बता रहा हूं कि मैं यहाँ छोटी बातें करने आया हूं, बड़ी बातें करने नहीं आया। बड़ी बातें आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कोई शक नहीं है। हम लोग बात वर्णमाला की कर रहे हैं, हम बात प्रथम कक्षा की बात कर रहे हैं, उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी चर्चा प्रथम कक्षा में पहली बार एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी के सामने होती है। इसलिए छोटी बातों पर ही आपको ध्यान देना है। तो आंख ये गलत, ऊंट ये गलत, जबकि सही क्या उच्चारण करना ठीक होना चाहिए। परीक्षा में कोई उच्चारण करवाए कि नहीं करवाए अलग बात है। आप सब पढ़ने वाले हैं, कल आप में से कोई टीचर बनेगा, लेकिन टीचर नहीं बनोगे, अभिभावक तो बनोगे, अपने बच्चों को तो आप पढ़ाओगे, तब कम से कम हम उनका उच्चारण ठीक से कर सकेंगे तो हम बच्चों को समझा सकेंगे। यदि हमारा ही उच्चारण ठीक नहीं है तो गड़बड़ है। और उच्चारण को ठीक तरह से न करना ये हिंदी की हिंदी है, ये हिंदी का अपमान है। इसलिए हम अपनी जो राष्ट्रभाषा है, हमारी जो राजभाषा है, जिसको हम लोग अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, उसका ठीक उच्चारण हो। तो क्या पढ़ेंगे इसको, आंख, ईंट, ऊंट। ऐसे शब्दों में कभी भी बिंदु का प्रयोग नहीं करना। लेकिन 2 बात ध्यान रखना, ये आ पे तो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ऊ पे क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, लेकिन यहां क्या लगा हुआ है, बिंदु। ये बात मैं पहले बता चुका हूं। जिनके मात्रा शिरोरेखा से ऊपर नहीं है वहां चंद्र बिंदु लगाना, जहां शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी है वहां क्या लगाना, बिंदु। लेकिन ये बिंदु भी क्या है, चंद्र बिंदु का ही प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि अनुनासिक का प्रतिनिधित्व ही करता है। इन तीनों में से आपको पूछ ले कि कौन से शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो इनमें से किसी में भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं है। हम कई बार गलती से बिंदु देख के ये कह देते हैं कि यहाँ क्या है, अनुस्वार है, नहीं, गलत। और कोई कह दे इनमें से कौन से में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, तो इन तीनों ही शब्दों में किसका प्रयोग हुआ है, अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार के लिए हमेशा बिंदु का प्रयोग होता है, जबकि अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग ही होता है। लेकिन कभी कभी जब वर्तनी की मात्रा ऊपर चली जाए तब वहां पर चंद्र बिंदु की बजाय हम लोग केवल बिंदु का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वो अपने आप में प्रतिनिधित्व तो अनुनासिक का ही करता है। मुझे लगता है इतनी बात आपके समझ में आ गई हो। शेष बात मैं अगली बात में करूंगा। यह क्या है, दरअसल स्वरों की प्रवृत्ति है। स्वरों को अनुनासिक रूप में भी लिखा जाता है और अनुनासिक रूप में भी लिखा जा सकता है। अगली बात चलते हैं। हाँ, यहां बात को ध्यान सुनिएगा। मैंने 2 चीजें लिखी है।
इधर लिखा है मैंने, क्या लिखा है? अनुस्वार। क्या लिखा मैंने? अनुस्वार। इधर क्या लिखा मैंने? अनुनासिक। मैंने तीन बातें लिखी है, अनुनासिक, अनुस्वार और नासिक के। इस बात को ध्यान से देखना, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों के है, और हमें अगर ठीक जानकारी नहीं है, भले ही हम लोग शिक्षक बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, तो बच्चों को हम लोग गलत ही सिखाएंगे। और इसी वजह से समस्या हुई है कि वो अज्ञान जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चला आ रहा है। हमें इस बात को सुधारने की आवश्यकता है। तीन बातें लिखी, क्या क्या लिखी? अनुस्वार, अनुनासिक और नासिक्य। नासिक्य को तो पहले आप क्लियर कर लो कि ये जो है ना पांचों, ये पांचों वर्गों के कौन से पांच वर्ग हैं? क वर्ग, व्यंजनों में बात करेंगे हम लोग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्गों के लास्ट वाले जो पांचवें अक्षर है, जिनको हम लोग पंचम वर्ण कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नासिक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनको पंचम वर्ण भी कहते हैं और इनको नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। वो बात तो मैं वहीं तक छोड़ रहा हूं, उसकी जरूरत पड़ेगी तब आगे बात करूंगा। फिलहाल आप दो बातों को समझें, अनुस्वार और अनुनासिक। सामान्य बात हमने कर ली। मैंने क्या लिखा? यहां बिंदु लिखा, यहां क्या लिखा? चंद्र बिंदु लिखा। अनुनासिक का मतलब चंद्र बिंदु है, अनुस्वार का मतलब बिंदु है। लेकिन पहले वाली बात भूलना नहीं कि कभी कभी भाई अनुस्वार के लिए तो बिंदु ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु भी आ सकता है और कुछ परिस्थितियों में बिंदु भी हो सकता है। इसलिए कंफ्यूजन वही पैदा होता है। मैं बहुत सारे उदाहरण देके आपको बात समझाऊंगा, सुनता रहिएगा बात को। तो इनमें अंतर क्या है? कुछ अंतर की बात करता हूं मैं। नंबर एक, पहली बात तो यह है कि मैंने यहां क्या लिखा? नासिका, और यहां क्या लिखा? मुख प्लस नासिका। यह बात मैं थोड़ी देर पहले कर चुका हूं, फिर भी दोबारा दोहरा देता हूं इसको कि अनुस्वार में जब उच्चारण करते हैं तो केवल किसका प्रयोग होता है? नासिका का। जबकि अनुनासिक का जब उच्चारण करते हैं हम लोग तो मुख और नासिका इन दोनों का प्रयोग होता है। कईयों को लगता होगा कि केवल नासिका से कैसे हो जाता है, बिना मुंह के तो हो नहीं सकता। हाँ, ये बात सही है, लेकिन वायु जो निकलती है ना, वो नाक से निकलती है, इस अर्थ में कह रहा हूं मैं। इसलिए कथन की सत्यता और असत्यता पर यह बातें लागू होती है। ये तथ्यात्मक बातें हैं, डिटेल में पूरी बात है, मैं केवल पॉइंट वाइज बात नहीं कर रहा हूं। तो सुनिए बात को। अनुस्वार के उच्चारण में किसका प्रयोग होता है? नासिका का। अनुनासिक में किसका होता है? मुख और नासिका दोनों का। और नासिक के जो है उनमें भी नासिका का ही प्रयोग होता है। अगली बात, परिभाषा क्या है? अनुस्वार का हम लोग अगर अलग अलग करें ना तो एक होता है अनु, और ये स्वार जो है स्वार, वो अपने आप में स्वर का ही पर्याय है। अनुस्वर, अनु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पीछे। अनु एक उपसर्ग है, इसका अर्थ क्या है? पीछे। और किसके पीछे? स्वर के पीछे। तो अनुस्वार का अर्थ होता है स्वर के पीछे। पीछे का मतलब होता है स्वर के बाद, अर्थात स्वर के बाद प्रयोग होता है। अनुस्वार का प्रयोग कहां होता है? स्वर के बाद। ये इसके शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजनों से पूर्व। इस बात को ठीक से याद रखना। अनुस्वार का लफड़ा बहुत लंबा चौड़ा है। अनुस्वार जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ लगता है कि इसका प्रयोग स्वर के पीछे या स्वर के बाद होता है। और अंतःस्थ, अब अंतःस्थ भूल गए होंगे आप लोग शायद, मैंने पहली क्लास में बात करी थी। अंतःस्थ कौन कौन से हैं? य, र, ल और व, ये चारों ही क्या हैं? अंतःस्थ व्यंजन है। और ऊष्म की बात करें, कौन कौन से? स, श, स, ह। इनके उच्चारण की हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे अलग अलग, फिलहाल नहीं करेंगे अभी। तो ये जो 8 वर्ण हैं, य से लेकर ह तक, प्रथम 4 जो हैं वो अंतःस्थ हैं और लास्ट वाले 4 क्या है? ऊष्म है। तो अंतःस्थ और ऊष्म यानी य से लेकर ह तक के जो वर्ण होते हैं उनसे पहले और स्वर के बाद किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का। अगली बात, अनुस्वार क्या है? अयोगवा में। मैंने पहली कक्षा में बात की थी, जिसने पहले बात करी थी, मैंने कहा स्वरों का वर्णों का वर्गीकरण 3 भागों में करते हैं। 3 भाग कौन से? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अयोगवाह में 2 बातें थी, कौन कौन सी? अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार जो है वो किस में आता है? अयोगवाह में आता है। और अवयोगवाह का मतलब होता है कि ये एक स्वतंत्र वर्ण है। बात सुनना मेरी को, बड़ा अंतर है ये। अनुस्वार जो है वो अयोगवाह में आता है और इसलिए ये क्या है? स्वतंत्र वर्ण है। वर्णमाला में मैंने बात की, मूलतः 44 वर्ण थे। मूलतः 44 का मतलब 11 स्वर अ से लेकर औ तक और 33 व्यंजन क से लेकर ह तक। लेकिन उसके साथ जब 2 अयोगवाह जोड़ते हैं, कौन कौन से?
विसर्ग और अनुस्वार कितने हो जाते हैं? 46। जो मानक वर्तनी है उसमें 46 वर्ण है। हालांकि संख्या बाद में 52 भी होती है, 57 तक भी जाती है, वो अलग विषय वस्तु है। लेकिन 44 जो 11 और 33 जो स्वर व्यंजन की जोड़ करें और स्वर अनुस्वार और विसर्ग की बात करें, जिनको हम लोग ये कहते हैं औ के बाद लिखते हैं हम लोग अंग और क्या लिखते हैं अह, इन दोनों को अगर यहां जोड़ें तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? अयोगवा कहलाते हैं। इसलिए अनुस्वार जो है वर्णमाला का स्वतंत्र वर्ण है और इसकी पृथक से क्या होती है? मात्रा। ये बात कहां काम आएगी? जब हम लोग छंद की बात करेंगे। जिन्होंने छंद कभी पढ़े हैं, छंद शास्त्र में जब बात करेंगे, छंद में जब मात्राओं की गिनती होती है, जिन्होंने पढ़ रखा है वो ध्यान रखें, नहीं तो कोई बात नहीं। जब हम लोग छंद में मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती करते हैं तो जहां पर अनुस्वार लगा होता है उसकी मात्रा गिनी जाती है। जैसे मान लीजिए ये क है और क पे अनुस्वार लगा हुआ है तो इसकी मात्रा 1 नहीं गिनेंगे, कितनी गिनेंगे? 2 गिनेंगे। अनुस्वार नहीं है, केवल क लिखा है, ध्यान देना बात पे, केवल क लिखा हुआ है, अनुस्वार नहीं है तो मात्रा कितनी? 1। क पे अनुस्वार लग गया, मात्रा कितनी? 2। इसका मतलब 2 मात्रा कैसे हुई? एक मात्रा तो क की और एक किसकी? अनुस्वार की। इसलिए यह बात याद रखनी कि अनुस्वार जो है वो स्वतंत्र वर्ण है और उसकी अपनी पृथक मात्रा होती है और उसकी गिनती भी छंद शास्त्र में होती है। अगली बात, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इधर मैंने लिखा है तद्भव और इधर क्या लिखा है? तत्सम। हम जब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, उन सब की बात करेंगे। तत्सम और तद्भव में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। यह बात आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हालांकि वो टॉपिक यहाँ नहीं है, लेकिन बात बीच में आती है, बता रहा हूं। कोई भी शब्द जिसमें क्या लगा हुआ हो? अनुस्वार लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो? तत्सम तद्भव समझते हैं आप लोग? तत्सम का मतलब संस्कृत के शब्द है। जो संस्कृत के शब्द हूबहू उसी रूप में हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तत्सम है। और तत्सम शब्द जो होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? अनुस्वार का प्रयोग होता है। जबकि तद्भव शब्द जो होते हैं, जो रूपांतरित होकर के आए हैं, उनके रूप में थोड़ा बदलाव आ गया, वहां किसका प्रयोग होता है? अनुनासिक का। यह बात कैसे काम आएगी? 4 शब्द दे दिए, पूछ लिया इनमें से कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। एक ही बात याद रखनी है, लाखों शब्द है हिंदी के, कोई एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें चंद्र बिंदु लगा हो और वो तत्सम हो। ध्यान रखना, तत्सम शब्द में कभी चंद्र बिंदु नहीं होगा और तद्भव शब्द में कभी अनुस्वार नहीं होगा, यानी बिंदु नहीं होगा। बिंदु हो सकता है, बिंदु वो अलग बात है पहले वाली, लेकिन अनुस्वार वाले जितने भी शब्द है वो क्या है? तत्सम है। और अनुनासिक वाले सारे क्या है? वो है तद्भव है। कुल मिलाकर चंद्र बिंदु अगर किसी शब्द में लगा है तो वो हमेशा क्या होगा? तद्भव ही है। ये मान के चलो, आप गांठ बांध लो इस बात को। और अनुस्वार लगा है अगर तो वो तत्सम ही है, तद्भव हो ही नहीं सकता। ठीक है। अगली बात, अनुस्वार का प्रयोग स्वर के बाद अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों से पहले तो होता ही होता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है, वर्गों के जो पंचम वर्ण है, पंचम वर्णों की बात मैंने यहां कर ली, इसका उच्चारण ठीक से सीख लेना। मैंने पहले दिन बात की है, बाद में और बात करूंगा। उसका उच्चारण है जो पीछे बिंदु लगा हुआ है उसको ड़ नहीं पढ़ना, क ख ग घ ढ। इस बात को आप ठीक करो। आप जहां भी बात करे हो तो क ख ग घ ढ मत पढ़ो। क्या पढ़ेंगे? ङ पढ़ेंगे। ङ, क ख ग घ ङ। तो ङ, य, ण, न और म ये क्या कहलाते हैं? नासिक के भी कहलाते हैं और वर्गों के पंचम वर्ण भी कहलाते हैं। यदि किसी शब्द के अंदर इन पंचम वर्ण में से कोई स्वर रहित का अर्थ समझते हैं आप लोग? स्वर रहित का मतलब उसका आधा कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? ये पंचम वर्ण जो है, इस आधे पंचम वर्ण का यानी हलंत वाले का या स्वर रहित का कहीं प्रयोग होता है तो उसकी जगह हम लोग अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अगले उदाहरण देके पूरी बात बताऊंगा, आप एक बार इतनी बात समझिए। और या अनुनासिक में क्या होता है? मुख और नासिका दोनों का प्रयोग होता है। यह स्वरों की प्रकृति है, यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है और इसकी कोई पृथक से मात्रा नहीं होती। अंतर देख लेना, अंतर क्या क्या हुए? अनुस्वार में नासिका और अनुनासिक में मुख और नासिका दोनों। दूसरी बात, यह अयोगवाय अर्थात एक स्वतंत्र वर्ण है जबकि यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है। इसकी पृथक से मात्रा होती है जबकि इसकी पृथक से मात्रा नहीं होती। ध्यान देना, मैंने क के ऊपर अनुस्वार लिखा था, मात्रा कितनी गिनी थी? 2 गिनी थी। लेकिन इसी क के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो इसकी मात्रा 1 ही गिनी जाएगी। अनुनासिक की अलग से कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी क्योंकि यह स्वतंत्र वर्ण नहीं है। तो क्या है? ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है तो है क्या?
ये स्वरों की प्रकृति है। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद, अनुनासिक और अननुनासिक। इसलिए अनुनासिक कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं, उसकी कोई अलग से मात्रा की गिनती नहीं होती, वो केवल स्वरों की क्या है, प्रकृति। जबकि अनुस्वार क्या है, स्वतंत्र वर्ण है। और तीसरा चौथा जो अंतर है वो ये है कि अनुस्वार का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, जबकि अनुनासिक का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। बात को समझ गए होंगे। मैं दो उदाहरणों से बात समझा रहा हूं, ध्यान देना। एक तो आप लोग अनुनासिक और अनुस्वार का केवल ये इतना ही अंतर नहीं है, इन दोनों का उच्चारण पूरी तरह से अलग है। और जो बात इस बात को समझते हैं वो लोग उच्चारण को अलग अलग करते भी हैं। और आज जिनके समझ में ये बात नहीं आई हुई है, मैं उनको अलग अलग उच्चारण करके बताऊंगा। आज के बाद सुधार करने का प्रयास करें। हाँ, नॉर्मल वे में बोलता हूं तो मेरे भी कभी भूल हो सकती है, लेकिन जब मैं चेतन होकर बोलता हूं तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। देखिएगा, इस शब्द को देखिएगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये ह पे क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है। क्या पढ़ेंगे इसको, हंस। सुनना बात को, क्या पढ़ेंगे, हंस। और एक इधर लिखा हुआ है, यहां क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। जानना, यहां पे क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु। इसको तो पढ़ेंगे हम लोग हंस। अनुस्वार जब पढ़ते हैं तो जोर दे के पढ़ना है, और अनुनासिक को पढ़ते हैं तो सहज तरीके से पढ़ना है। तो ये तो है हंस और ये है हंस। हंस, हंस, फर्क है कि नहीं है? और दोनों का अर्थ फर्क है। हम लोग कई बार ये मानते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि अनुस्वार लगा दो, अनुनासिक लगा दो, बिंदु लगा दो, चंद्र बिंदु लगा दो। और ये बात सही है। मुझे लगता है दुनिया में लगभग जितने लोग हैं ना, उनमें से अधिकतर लोग हैं इस बात का कभी सूक्ष्मता से ध्यान नहीं रखते कि मुझे अनुस्वार कहां लगाना है और अनुनासिक कहां लगाता है। हम अपनी रुचि के अनुसार, मन के अनुसार, मूड के अनुसार जब याद आए तो चंद्र बिंदु लगा दिया, और याद नहीं आए तो कुछ भी नहीं लगाया, और कभी हमारी मर्जी पड़ी तो अनुस्वार लगा दिया। लेकिन यह गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द अशुद्ध हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, अनुस्वार और अनुनासिक से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। यहां बात को देखिएगा, मैंने लिखा हंस। हंस क्या है, एक पक्षी है। हंस क्या है भैया, एक पक्षी है। हंस एक पक्षी का नाम है, जबकि हंस यानी हंसना, हंसना एक क्या है, क्रिया है। फर्क कैसे नहीं है? हम लोग किससे कहते हैं कि पानी में या तालाब में हंस तैर रहा है, वहां अगर आप लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, शब्द गलत है। वहां क्या करना है आपको, अनुस्वार लगाना है। क्यों? वो शब्द किसके लिए आ रहा है, एक पक्षी के लिए आ रहा है, हंस के लिए आ रहा है। क्या लगाना, अनुस्वार। जबकि हम लोग कहते हैं, ए भाई क्यों हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, ऐसा कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं, क्यों हंस रहा है। तो इसलिए वहां क्या आएगा, चंद्र बिंदु। और वाक्य लिखता है कि क्यों हंस रहा है, और वहां अगर आपने अनुस्वार लगाया तो क्या है, गलत है। तो इस उदाहरण से आप समझें बात को कि अनुस्वार का क्या महत्व है, अनुनासिक का क्या महत्व है, कहां किसका प्रयोग करना है। ना तो उल्टा करना है, सीधा प्रयोग करना है। जहां जिसकी जरूरत है उसका प्रयोग करना है। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों का उच्चारण भी अलग अलग, और कई बार इसके प्रयोग से शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, यह लिखा है, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, अंगना। क्या पढ़ेंगे, अनुस्वार लगा हुआ है, क्या पढ़ेंगे इसको, अंगना। जबकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे अंगना। मेरी बात सुनना आप लोग, इन दोनों का आप ध्यान से देखोगे, जब अनुस्वार को पढ़ेंगे तो ग का उच्चारण स्पष्ट होगा। हम पूरा पढ़ेंगे अंगना। क्या पढ़ेंगे, अंगना। जबकि इसको पढ़ेंगे ना तो ग इतना जोर नहीं पड़ेगा, नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंगना। अंगना और अंगना, फर्क है कि नहीं है? और इन दोनों का अर्थ भी अलग अलग है। इस अंगना का मतलब होता है स्त्री। अंगना का मतलब क्या होता है, स्त्री। जबकि इस अंगना का मतलब होता है आंगन। क्या होता है भैया, आंगन। बात को सुनना, बात को, कितना अंतर है बताओ। अनुस्वार लगाते हैं अंगना तो हो जाती है स्त्री, इसका अर्थ हो जाता है पर्यायवाची। पढ़ेंगे तब ये बात आएगी। और हम लोग जब शब्द युग्म पढ़ेंगे, समानार्थी शब्द पढ़ेंगे, जब शब्दकोश की चर्चा करेंगे, तब भी ये बातें आएगी। तो ये है अंगना। अंगना का मतलब क्या है, आंगन। तो हंस, हंस, अंगना, अंगना। बताओ कितना फर्क है, उच्चारण भी अलग और अर्थ भी अलग। तो इस तुलनात्मक अध्ययन से आप लोग अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर समझेंगे। अभी बात पूरी नहीं हुई, मैं अगली बात करूंगा, बहुत सारे उदाहरण दूंगा, शेष रही बात आपके समझ में आएगी। नासिक के व्यंजनों की बात भी मैं करूंगा। नासिक के, कि मैंने कह दिया, जब नासिक के व्यंजन जो है वो, या पंचम वर्ण जो है वो स्वर रहित रूप में जब किसी शब्द के बीच में आते हैं तो सुविधा के लिए
हिंदी आयोग ने सुधार किया और एक रूपता लाने के लिए, सरलता लाने के लिए उनकी जगह किसका प्रयोग करना शुरू कर दिया? अनुस्वार। ये स्वर रहित जहां भी आते हैं, हाँ कई बार प्रयोग तो होता है इनका, मैं आगे बात करूंगा, लेकिन इनके लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है और ये हिंदी वर्तनी ने इसको मानक मान लिया है। अगली बात देखिए, यहां बात को सुनिएगा आप लोग। मैंने क्या लिखा है? यहां तो लिखा है अनुस्वार युक्त शब्द और यहां क्या लिखा है? अनुनासिक युक्त शब्द। मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, शब्द पूरे नहीं हो गए, शब्दों की संख्या अनंत है, लेकिन कुछ उदाहरणों से बात समझनी है कि अनुस्वार युक्त शब्द और अनुनासिक युक्त शब्द, कौन से शब्दों में अनुस्वार लगता है और कौन से में अनुनासिक लगता है। पहले हम लोग बात करते हैं अनुस्वार युक्त शब्दों की। ध्यान देना, इधर क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? कंगन। एक तो उच्चारण ठीक, उच्चारण आपका ठीक हो गया तो लिख तो आप अपने आप सही लेंगे, और लिखना और उच्चारण दोनों सही हो गए तो समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या पढ़ेंगे इसको? कंगन। क्या पढ़ेंगे इसको? चंचल। क्या पढ़ेंगे इसको? घंटी। क्या पढ़ेंगे इसको? दंत। और इसको क्या पढ़ेंगे? पंप। ध्यान देना, कंगन, चंचल, घंटी, दंत और पंप। हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता देखिए आप लोग। ये अनुस्वार सब में एक रूप में लगा हुआ है, लेकिन पांचों का आप उच्चारण करके देखोगे तो सबकी ध्वनि एक जैसी नहीं आ रही है। मेरी बात सुनना, कंगन किसका उच्चारण हो रहा है? न का उच्चारण हो रहा है, इसको आप पढ़ो। घंटी किसका उच्चारण हो रहा है? न का उच्चारण हो रहा है, आप इसको पढ़ते हैं। दंत किसका उच्चारण हो रहा है? न का, इसको पढ़ते हैं आप लोग। पंप किसका उच्चारण हो रहा है? म का। ध्यान देना मेरी बात पे, ये अनुस्वार तो एक जैसा लगा हुआ है लेकिन उच्चारण अलग अलग हो रहा है। इसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया, बिना प्रयत्न के ये जो अनुस्वार का अलग अलग उच्चारण हो रहा है, यही हिंदी की वैज्ञानिकता है और यही हिंदी भाषा की वर्तनी की और वर्णमाला की प्रामाणिकता है, जो अन्य दुनिया की किसी भाषा में नहीं मिलती। बात सुनना, मैंने कोष्टक बना के छोड़े हैं, इसका कारण है, मैंने कहा था जो नासिक के व्यंजन है या जो पंचम वर्ण है वो स्वर रहित रूप में जहां शब्दों के बीच में आते हों, उनकी जगह सुविधा के लिए, एक रूपता के लिए हम लोग अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। ये वास्तविक रूप में अनुस्वार नहीं है, लेकिन अब इसको मान्यता दे दी गई। इसको हम लोग दूसरे रूप में लिखें तो ऐसा लिखेंगे हम लोग, क, ये अलंत लगा दिया, आधा हो गया, ग न। इसको हम लोग इस प्रकार रूप में लिख सकते हैं। ये आपको थोड़ा यूं अटपटा सा लगता है, क्यों? क्योंकि हम लोग रोज इसको लिखते हैं ना, तो ऐसा लिखते नहीं, इस रूप में लिख देते हैं। हालांकि ये रूप जो है, अब इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जब इसकी वास्तविकता की बात करेंगे, विश्लेषण की बात करेंगे, तो वास्तव में अनुस्वार जो है ना वो किसकी जगह प्रयोग हुआ है? इसकी जगह प्रयोग हुआ है। चंचल को हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे मैं चंचल, तो ये जो आधा यह है इसकी जगह क्या हो गया? अनुस्वार आ गया। इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्वाभाविक बात है, ये लिखेंगे घंटी, है ना। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? आधा ना लिख देंगे, दंत। इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आधा म लिख देंगे, पंप। इस बात को समझना, मेरी बात सुनना आप लोग। न, य, न और म, ये स्वर रहित रूप में प्रयोग हुए हैं और इनकी जगह क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। अब एक बात आपके समझ में आनी चाहिए, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने ये पांचों अलग अलग कैसे लिख दिए। पहली बात तो आप इनका उच्चारण करो, अपने आप आएगा। इसको पढ़ते हैं हम लोग पंप, किसका उच्चारण हो रहा है? म का, तो आधा म आएगा। इसको पढ़ते हैं हम लोग दंत, किसका उच्चारण हो रहा है? न का, तो आधा न आएगा। लेकिन इसका नियम यह है कि अगला जो वर्ण है, इसको देखो आप लोग, यह वर्ण क्या है? जिस पर अनुस्वार लगा हुआ है, क पे लगा हुआ है, तो उसका अगला अक्षर देखो क्या है? ग है। यहां अगला अक्षर क्या है? ज है। यहां अगला अक्षर क्या है? ट है। यहां क्या है? त है। और यहां क्या है? प है। ध्यान देना, ग, च, ट, त, प। आपको एक बात देखनी है कि अनुस्वार के बाद जो अगला जो व्यंजन आ रहा है वो कौन से वर्ग का है। यदि क वर्ग का है, क, ख, ग, घ, इनमें से कोई भी है, तो उस अनुस्वार वो है किसकी जगह आया है? आधे न की जगह। उस वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो आएगा। जैसे यहां क्या था? ग था, तो ग कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में। क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? न है, तो आधा न आएगा। यहां अक्षर क्या है? च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? न्य, तो क्या आएगा? ये आएगा। यहां पर बात करते हैं, क्या है? ट वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ण, तो आधा ण आएगा। यहां क्या है?
त वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है? न, तो आधा न आएगा। यहाँ क्या है? प है, प वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? म है, तो आधा म आएगा। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि इन शब्दों को दो रूपों में लिखा जा सकता है। आप चाहें तो अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं और आप चाहें तो पंचम वर्ण जो है उनको भी स्वर रहित रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इन शब्दों का दोनों ही जो रूप है वो सही है, लेकिन हिंदी आयोग ने अब अनुस्वार को मान्यता दे दी, इसलिए हम लोग अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं और करना चाहिए। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कई बार ये शब्द इस रूप में भी लिखे हुए आ सकते हैं। मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं। बहुत सारे मकान होते हैं किसी के, उसके आगे जो पत्थर होता है उस पर यह शब्द लिखा देखा होगा आपने कभी। ये क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? कुंज। कोई व्यक्ति अपने मकान के आगे पत्थर पर लिखवाता है, क्या लिखवाता है? कुंज। अब वो कुंज होता है ना, एक दिन मैंने एक मकान पे देखा कि कुंज उसने इस प्रकार लिखा था। ये क्या हो गया? गलत हो गया। गलत क्यों हो गया मालूम है आपको? इस बात से समझना, क्योंकि अगला अक्षर क्या है? ज है। ज कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में। और च वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा होता है? य होता है। इसलिए जब कुंज को या तो हम लोग अनुस्वार लगाएंगे, और अनुस्वार नहीं लगाएंगे पंचम वर्ण का प्रयोग करेंगे, तो इसको आप लोग इस रूप में लिखोगे, लेकिन ये प्रयोग क्या है? गलत है। वहां न लिखते हो तो वर्तनी की दृष्टि शब्द क्या हो गया? गलत हो गया। मुझे लगता है बात आपके समझ में आई होगी। एक उदाहरण और है, जैसे मैं लिखता हूं दिनांक। दिनांक बहुत सामान्य शब्द है, रोज हम लोग उपयोग करते हैं। क्या आता है इसमें? अनुस्वार आता है। इसको दूसरे रूप में लिखोगे तो क्या होगा? दी ना। इसकी जगह बताओ कौन सा वर्ण लिखूं? अगला अक्षर देखो क्या है? क। क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? ङ। तो आधा ङ लिख दो। बिंदी पीछे लगानी है, ये बात याद रखनी है, नीचे नहीं लगानी। दिनांक को आप इस रूप में भी लिख सकते हो, दिनांक को आप इस रूप में भी लिखते हो, लेकिन आजकल हम पंचम वर्ण का उपयोग कम करते हैं, उसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग ही करते हैं। जो भी हो, ये शब्द जो हैं यहां पर अनुस्वार जो है वो अनुस्वार की जगह नहीं बल्कि उन पंचम वर्णों की जगह आया है, जिसको हिंदी आयोग ने मानक रूप में स्वीकार कर लिया है। अगली बात देखिए, अगली बात, इसको क्या पढ़ेंगे? चंद्र। इनको आप पढ़ के देखो आप। चंद्र। दंत। दंत की बात पहले आ गई। पंच, अंगुली, संस्कृत, रंग, मंडल, दिनांक, बात आ गई पहले। अंधा, सायम। इस सायम शब्द को लिखते हैं ना तो ये होता है सायम, ऐसे लिख सकते हैं। कई लोग क्या लिखते हैं इसको? सा के ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं और क्या पढ़ते हैं इसको? साय। साय। साय शब्द गलत है। शब्द क्या है? सायम। क्या है? सायम। शाम का समय होता है उसको सायम कहते हैं, साय नहीं कहते। ये बात याद रखना। और इतने शब्दों को देखना, इन सब पर आप अंगुली लिखते हैं कभी, और अंगुली पे आप लोग अगर मान लीजिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से, तो ये शब्द क्या हो गया? गलत। अंगुली नहीं होता, अंगुली होता है, अंगुली। लेकिन इधर मैंने लिखा एक शब्द को, शायद लिखा नहीं लिखा भूल गया मैं, उंगली। एक शब्द होता है उंगली। उंगली लिखते हैं ना, उंगली, तो वहां इसका प्रयोग होता है। उंगली लिखते हैं ना तो उसका प्रयोग होता है, लेकिन अंगुली में प्रयोग इसका नहीं होता। तो चंद्र, अब चंद्र को हम लोग अनुस्वार को बदलना चाहें तो हम चाहे तो आधा न लिख सकते हैं, यहां पर दंत वाली बात हो गई। पंच में लिखना चाहे तो क्या आएगा? ये आ सकता है। संस्कृत में कुछ नहीं आएगा, संस्कृति होगा, अंगुली होगा, रंग का रंग ही होगा। मंडल, मंडल में हम लोग चाहें तो आधा न भी लिख सकते हैं। सायम का हो गया। दिनांक में मैंने बता दिया पहले। अंधा, ध्यान देना, कई लोग अंधे को इस प्रकार लिख देते हैं, गलत। अंधे में हालांकि आप लोग आधा न भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमें नहीं करना है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इसको भी ध्यान में रखना है। अंधा, अंधा, अंधा नहीं होता, अंधा। अनुस्वार का उच्चारण जोर देकर के किया जाता है। और अगले शब्दों को देखना, इसको क्या पढ़ेंगे? संयोग, संरक्षण, संलग्न, संवाद, संशय, संसार और संहार। इन शब्दों में विशेष बात है, ये वास्तव में ही क्या है? अनुस्वार है। जबकि ऊपर वाले शब्दों में जो अनुस्वार का प्रयोग है वो पंचम वर्ण की जगह हुआ है, जबकि ये जो मैंने बताई थी क्या आ रहा है? देखो आप, य, र, ल, व, स और ह। मैंने बात की थी अंतस्थ व्यंजनों की और किसकी? ऊष्म व्यंजनों की। जब इसके बाद
ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन आते हैं तो वास्तविक अनुस्वार का प्रयोग होता है। और इन शब्दों को एक ही रूप में लिखा जा सकता है, दो लिखने के तरीके नहीं है। ऊपर वाले शब्दों को तो आप लोग अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं और उसकी जगह पंचम वर्ण का प्रयोग भी कर सकते हैं, जबकि इनके अंदर आप लोग सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ये तमाम जो उदाहरण हैं वो सारे किसके हैं? अनुस्वार के हैं। सब में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुनासिक को समझना, अनुस्वार नासिक के बाद पहले बात कर ली मैंने, किसका प्रयोग होता है? चंद्र बिंदु का। लेकिन जब वर्तनी की मात्रा ऊपर चली जाए शिरोरेखा के तो क्या हो जाता है? तो वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होकर बिंदु का प्रयोग होता है। अब हमारे दिक्कत यह आएगी कि बिंदु का प्रयोग अनुस्वार में भी होता है और बिंदु का प्रयोग कई बार अनुनासिक में भी होता है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि कब अनुस्वार है, कब अनुनासिक है? वो बिंदु कब किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इस बात का अनुमान कैसे करें? आगे बात करते हैं। देखिए यहां देखिए आप लोग, दांत। एक बात मैंने पहले बताई थी, जब भी अनुस्वार का प्रयोग हो वो शब्द क्या है? तत्सम है। जबकि जब भी चंद्र बिंदु का प्रयोग हो, अनुनासिक का प्रयोग हो, तो वो क्या है? तद्भव है। ध्यान देना, दांत। यहां अगर आप जहां चंद्र बिंदु लगाए हुए हैं वहां आप लोग कई बार लिख देते दांत। दांत को आप लोग कई बार ऐसे लिख देते हैं कि ये नहीं लिख देते दांत। दांत ये क्या हो गया? दांत। दांत शब्द है ही नहीं, दांत दांत दांत। आप इनका कभी उच्चारण करके देखो, आपको अनुनासिक और अनुस्वार का भेद समझ में आ जाएगा। तो दांत पढ़ेंगे क्या? थोड़ा बात गौर करना। दांत, चांद, पांच, सांस, पांव, गांव, पूंछ। कई बार पूंछ को हम लोग इस प्रकार लिख देते हैं, ये बिंदु लगा के। ये क्या बन गया मालूम है? इसको पढ़ते हैं पूंछ। पूंछ पूंछ होता ही नहीं है, क्या होता है? पूंछ। तो ये शब्द वर्तनी से क्या है? गलत है। पूंछ। आंख, आप पे बिंदु नहीं लगाना, चंद्र बिंदु लगाना। इन पे चंद्र बिंदु क्यों लग रहा है मालूम है आप सबको? इसलिए लग रहा है कि इनके शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है, इसलिए क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। लेकिन अगले उदाहरण देखना, इस बात को सुनना। अंधेरा बहुत अच्छा शब्द है। अंधेरा को कई बार हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? अंधेरा। क्या पढ़ेंगे? अंधेरा। अंधेरा कोई शब्द होता ही नहीं है। शब्द क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा हो गया है, अंधेरा। अंधेरा हो गया नहीं कहते। लेकिन ध्यान देना, एक है अंधा और एक है अंधेरा। ध्यान देना, अंधा में तो अनुस्वार आएगा, जबकि अंधेरा में चंद्र बिंदु आएगा। अब अगले शब्द देखना। अगले शब्द वो हैं जिनके ऊपर मात्रा कहां चलेगी? शिरोरेखा के ऊपर। सुनना, गेंद, भैंस। ये तो वापस वही आ गया, मां। ध्यान देना, मां पर भी आपको बिंदु नहीं लगाना, चंद्र बिंदु लगाना। ये शब्द क्या है? गलत है। मैं कह रहा हूं ये शब्द बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मां। अभी भैंस और गेंद को देखना, कई बार आपको लगता है कि यार ये तो अनुस्वार है, और आप लोग क्या करें? अनुस्वार की जगह अगर पांचवें वर्ण का उपयोग करें तो यहां क्या आ रहा है? द आ रहा है। द कौन से वर्ग में है? त वर्ग में है। त वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है? न है। इसको अगर आप इस प्रकार लिखने का प्रयास करेंगे ये, तो ये शब्द क्या है? गलत। कभी आपने क्या गेंद को ऐसे लिखा देखा है? उच्चारण ही अलग हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? गेंद। गेंद। गेंद होता ही नहीं है, क्या होता है? गेंद। गेंद। अब मेरी बात सुनना, ये बड़ी बात है। मैंने कहा बिंदु का प्रयोग अनुस्वार में भी होता है और बिंदु का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में या अनुनासिक के रूप में भी होता है। तो पता कैसे लगेगा? उच्चारण करिए आप लोग। क्या गेंद को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं? नहीं। और इस प्रकार नहीं लिख सकते, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन एक शब्द और बता रहा हूं। हमने शब्द लिखा गंदा। गंदा, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम लोग आधा न भी कर सकते हैं, गंदा। लेकिन बोलना अलग है, गंदा, गेंद, उच्चारण ही अलग है। तो इस बात को जानना है। ये बिंदु भले ही लगा हुआ है लेकिन ये क्या है? अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक है। भैंस, इसको हम लोग अगर माने अनुस्वार तो पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे भैंस। भैंस नहीं होता, क्या होता है? भैंस। गेंद, भैंस बहुत सहज और स्वाभाविक तरीके से पढ़ा जाता है। इसलिए ये भले ही बिंदु है लेकिन इनमें है क्या? अनुनासिक। परीक्षा में प्रश्न ऐसे आता है
कैसे आता है कि निम्न में से कौन से शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है या कौन से में अनुस्वार का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, कौन से में अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये बहुत गंभीर प्रश्न बनता है। और ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो विकल्प दिए जाएंगे तो ऊपर वाली मात्राएं होगी, सारे शब्दों में बिंदु बिंदु का प्रयोग हो जाएगा। आपको अनुस्वार और अनुनासिक की पहचान करने में दिक्कत आएगी। अगर मेरी बात को ठीक समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अगली बात, सूंघना। सूंघना चंद्र बिंदु लगता है, यदि आप बिंदु लगाते हैं तो गलत है। यह बहुत अच्छा शब्द है, खूंटा। क्या पढ़ते हैं इसको? खूंटा। अगर हम लोग इसकी जगह क्या करते हैं, बिंदु लगा दें, तो मालूम है इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे खूंटा। खूंटा। और खूंटा इसको आप मानेंगे अनुस्वार, तो क्या हम लोग खूंटा को, ये ट आ रहा है, ट वर्ग का 5वां वर्ण न होता है, क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं, यह भी गलत और यह भी गलत। सही क्या है? चंद्र बिंदु। क्या पढ़ेंगे इसको? खूंटा। खूंटा नहीं, खूंटा। यहां देखना, ये कुछ हैं जिनके अंत में या आता है या ए आता है बहुवचन के रूप में, वह हमेशा चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। नारियां, ये एक शब्द नहीं है, ऐसे शब्द अनेक हैं। बकरियां, जितने भी बहुवचन बनते हैं जिनके अंत में या आता है, वहां कभी भी अनुस्वार नहीं आता। क्या आता है? चंद्र बिंदु आता है। लेकिन हम लोग कई बार लगाते हैं भूल से बिंदु, गलत। शुभकामनाएं, बहुत अच्छा शब्द है। शुभकामनाएं हम लोग रोज लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहां लिखते हैं? फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। लेकिन बहुत सारे लोग गलत लिखते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, इस ए पे क्या लगा देते हैं? बिंदु, गलत। कई तो ऐसा कर देते हैं, ये ऐ कर देते हैं, गलत। क्या होता है? ए लिखना है, ऐ नहीं लिखना। और क्या होता है? चंद्र बिंदु। शुभकामनाएं, वधुएं, बहुवचन के रूप में चाहे पीछे या आ रहा है या ए आ रहा है, उन सब पर क्या लगता है? चंद्र बिंदु। यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, कहीं, नहीं पे जो बिंदु लगा है, यह क्या है? अनुस्वार नहीं है। आज तक हम लोग अनुस्वार कहते आए हैं। बच्चे कई बार नहीं लिखते हैं, हम लोग कहते हैं अरे भाई तूने अनुस्वार नहीं लगाया। वास्तविकता यह है कि वह अनुस्वार का प्रयोग नहीं हो रहा है। किसका हो रहा है? अनुनासिक का हो रहा है। तो बिंदु क्यों लग रहा है? क्योंकि मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है। इसको पढ़ते हैं हम लोग नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं? कहीं। और बिंदु का फर्क क्या पड़ता है? मेरी बात सुनना, ये कहीं लिखा है, अगर बिंदु हटा दे तो रहता है कहीं। अब कहीं, कहीं मतलब कहना, एक क्रिया हो गई। जबकि कहीं ये एक जगह के लिए, वो कहीं बैठा होगा, वो कहीं घूम रहा होगा। तो कहीं और कहीं बहुत अंतर है। कहां, बहुत अच्छा शब्द है। कहां, वेयर। कहां बिंदु नहीं आता, चंद्र बिंदु आता है। फांसी, चंद्र बिंदु आता है। कई लोग इस पे लगा देता है बिंदु, तो क्या पढ़ेंगे उसको? फांसी। फांसी नहीं होता, क्या होता है? फांसी। यदि कभी आपको बिंदु लगा हुआ और बात समझ में नहीं आए कि क्या है, तो उसका सही उच्चारण करके देखना, बात खत्म हो जाएगी। आऊंगा, ऐसे बहुत सारे शब्द है। आऊंगा, करूंगा, जाऊंगा, लड़ूंगा, चलूंगा, ऐसे कितने ही शब्द हैं जिनके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? कई बार अनुस्वार, गलत। क्या लगाना? चंद्र बिंदु। चूंकि, ध्यान देना, यहां भी कई बार आप बिंदु लगा देते। चूंकि, चूंकि नहीं होता, चूंकि। बहुत अच्छा शब्द है। आंधी, आंधी नहीं होता, आंधी। आंधी में अगर आप इसको हटा करके बीच में आधा ना करेगा तो गलत हो जाएगा। आंधी। ये दाया, एक तो बात याद रखनी, दाया में कई लोग दाया को तो ऐसे ले देते हैं हम लोग, दा पे बिंदु लगा के, गलत। मतलब ही नहीं है इसका। दा पे होता ही नहीं है कुछ। किस पे होता है? या पे होता है। और या पे भी क्या होता है? अनुनासिक होता है। ये बहुत अच्छा शब्द है। हैं, ये है और हैं का भी अंतर कईयों का समझ में नहीं आया। ये एक होता है और एक होता है हैं। एक में बिंदु लगता है, एक में नहीं लगता। है किसके लिए आता है? एक वचन के लिए। हैं किसके लिए आता है? बहुवचन के लिए। कई बार वाक्य शुद्धि का प्रश्न आता है, वे जा रहे हैं, लिख दिया, हमने बिंदी पे ध्यान ही नहीं दिया। और कई लोगों ने तो जिंदगी में कभी ये सोचा ही नहीं कि बिंदी लगानी है कि नहीं लगानी है। और कभी लगाई भी तो ये विचार नहीं किया कब लगानी कब नहीं लगानी। मूड था तो लगा दी, मूड नहीं था तो नहीं लगाई। गलत बात। कहां लगानी है और कहां नहीं लगानी है। एक वचन में नहीं लगानी है और बहुवचन में लगानी है। और बड़ी बात यह है कि जो बिंदु है यह अनुस्वार नहीं है, क्या है? अनुनासिक है। गई, बहुत कम लोगों ने इसका प्रयोग किया होगा मुझे लगता है। एक होता है गई, एक होता है गई। ये होता है किसके लिए? एक वचन के लिए। और एक होता है बहुवचन, गई। लड़कियां चली गई,
लड़कियां चली गई, गलत, वाक्य गलत हो गया, क्योंकि लड़कियां बहुवचन है और बहुवचन क्या आएगा, गई, गई आएगा, और वो बिंदु जो है वो अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक है। मैं, इनमें भी जो बिंदु लगता है ये तो आपको ध्यान में है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं है। उन्होंने और करेंगे, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना भैया। उन्होंने में कई लोग तो बिंदी लगा देते हैं ने पे, गलत, बिंदी किस पे आएगी, हो पे, किस पे आएगी, हो पे, और ये भी क्या है, अनुनासिक। करेंगे में कई लोग बिंदी कहां लगा देते हैं, गे पे, करेंगे, करेंगे, गलत, और कई लोग रे और गे दोनों पे लगाते हैं, करेंगे नहीं, क्या होता है, करेंगे, करेंगे, बिंदु किस पे आता है, रे पे, और ये भी क्या है, अनुनासिक है। मैं अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कर रहा हूं, बात को अच्छी तरह समझ लेना। और लास्ट बात कर रहा हूं, अगली बात देखिएगा, कुछ बातें और हैं। मैंने अनुस्वार के बारे में जब बात की थी ना, मैंने कहा जब अगला वर्ण वो पंचम वर्ण या वर्गीय व्यंजन आता है, तब तो हम लोग उस अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं और पंचम वर्ण का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगले उदाहरण देखना, मैंने लिखा वांग्मय, क्या पढ़ते हैं इसको, वांग्मय, चिन्मय, उन्मुख, सम्मेलन, सन्यासी, उन्नयन और अन्न। इन शब्दों को देखना। अलग बात क्या है, अलग बात यह है कि एक तो होता है, कभी आपने देखा होगा, द्वित्व। द्वित्व, द्वित्व का मतलब होता है जब दो समान वर्ण लगातार आ जाते हैं, दो समान वर्ण लगातार आ जाते हैं तो उसको द्वित्व कहते हैं, द्वित्व। या फिर कई बार व्यंजनों का गुच्छ बन जाता है। तो एक बात ध्यान रखनी है, पंचम वर्ण जो है, दोनों पंचम वर्ण 5 हैं, ङ, य, ण, न, म, ये दो कभी एक साथ आ जाते हैं, कभी लगातार आ जाते हैं। बात पर गौर करना, ये पंचम वर्ण दो कभी लगातार आ जाए, लगातार का मतलब वहां चाहे वो दोनों ही समान आ रहे हैं और चाहे दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं, दोनों प्रकार के उदाहरण लिखने हैं। धन्यवाद को, ये ङ और म, ये दोनों ही क्या है, पंचम वर्ण है। ये न और म दोनों ही क्या है, पंचम वर्ण है। न और म दोनों ही क्या है, पंचम वर्ण है, और दोनों ही क्या है, अलग अलग है। ङ म, न म, न म, दो पंचम वर्ण लगातार आ रहे हैं, अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। इस उन्मुख को आप अगर लिखना चाहें ना, आप चाहते हैं कि मैं ना है ना आधा, इसकी जगह क्या लिख दूं, अनुस्वार, ऐसे, उन्मुख, गलत। जब दो पंचम वर्ण लगातार हों, चाहे वो समान हो और चाहे अलग अलग हों, ऐसी स्थिति में पंचम वर्ण का ही प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग कभी भी नहीं होगा। अगले उदाहरण देखो, सम्मेलन, म और म लगातार आ रहे हैं, सन्यासी दो न आ रहे हैं, उन्नयन, अन्न, इनमें फर्क कुछ नहीं है। यहां दोनों अलग अलग पंचम वर्ण है, यहां दोनों ही क्या है, समान है, चाहे अलग हो और चाहे समान हो। जब दो पंचम वर्ण लगातार आते हो तो उसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग कभी भी नहीं होता। मान लीजिए अन्न है, इस अन्न को हम लोग चाहते हैं कि भाई ये आधा न है ना, आधे न की जगह क्या लगा दें, अनुस्वार। क्यों, पहले हमने लगाया था ये दंत, इसको हमने लिखा था ये अनुस्वार लगा के दंत, ये ना की जगह क्या लिख दिया, अनुस्वार। लेकिन यहां ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां दोनों पंचम वर्ण लगातार है। यहां क्यों कर दिया, क्योंकि यहां अगला पंचम वर्ण नहीं था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अन्न, इस अन्न को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। तो कब अनुस्वार का प्रयोग होगा, कब पंचम वर्ण का प्रयोग होगा। 3 प्रकार के उदाहरण है पंचम वर्ण में, अनुस्वार के अंदर। एक स्थिति ऐसी है जहां केवल पंच अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, एक स्थिति यह है जब पंचम वर्ण का ही प्रयोग होता है, और कुछ उदाहरण ऐसे भी थे जहां पंचम वर्ण या फिर अनुस्वार में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। और अनुनासिक की पूरी बात हमने कर ली। अंतिम लाइन है आज की कक्षा की, जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो अनुस्वार हमेशा किस में बदलता है, म में। आप किसी भी उदाहरण को ले सकते हो, मैं कह रहा हूं किसी भी उदाहरण को ले लो, जब भी कभी अनुस्वार कहीं आया हुआ है, संधि विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार किस में बदलेगा, हलंत वाले म में बदलेगा। कोई उदाहरण ले सकते हो आप लोग। मान लीजिए हमने लिखा चंचल, हमने लिखा दंड। मेरी बात सुनना आप लोग, क्या आ रहा है, अनुस्वार, क्या आ रहा है, अनुस्वार। और अनुस्वार किससे बनता है, हलंत वाले म से, आधे म से बनता है। और संधि विच्छेद करेंगे तो अनुस्वार किस में बदलेगा, आधे म में। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार किस में बदल जाएगा, म में। चम, धन क्या बन जाएगा, चल। भले ही चम का कोई अर्थ ना हो, लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे ही होगा। इसका संधि विच्छेद करें तो किस में बदलेगा, दम, धन क्या हो जाएगा, ड।
अर्थ किसी का निकले कि नहीं निकले मतलब नहीं है, लेकिन जब भी अनुस्वार वाले शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, हालांकि ये बात हम लोग संधि में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार जानकारी के लिए इतनी बात बता दूं कि म संधि में हलंत वाला अनुस्वार में बदलता है और संधि विच्छेद में अनुस्वार वापस हलंत वाले म में बदल जाता है। तो ये स्वरों की जो बात थी, स्वरों का वर्गीकरण और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अनुस्वार, अनुनासिक और नासिक के व्यंजन, इनके अंदर क्या संबंध होता है, कैसे हम लोग पहचान करेंगे, ये तमाम बातें हुई। आज के लिए मैं इतनी बात करूंगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजनों की। व्यंजन बहुत महत्वपूर्ण है, व्यंजन क्या है, व्यंजनों का किन आधारों पर वर्गीकरण करते हैं, और तमाम सूक्ष्म जानकारियों के साथ मैं अगली कक्षा में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।